स्वागत है हिंदी नॉवेल मास्टर की उस छुपी हुई दुनिया में, जहां शब्द अंधेरों में चमकते हैं और कहानियां रात के सन्नाटे में सांस लेती है। यहां हर अध्याय एक दरार है, जिसके पार अनजाने सच, भूली हुई परछाइयां और ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं कल्पना की गहराइयों में गरी गई है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि कोई समानता दिखे तो समझिए कहानी ने आपको अपने जादू में बांध लिया है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रहस्यभरी साहित्यिक यात्रा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 601। कर्नल विक्रम राठौड़ ने अरमान रायजादा के चेहरे पर आए बदलाव को देखा और थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए कहा, डॉक्टर अरमान, मेरे पिताजी की बीमारी ठीक करने के लिए धन्यवाद। मैं तो संयोग से जयपुर शहर में एक मिशन पर हूँ और जब सुना कि बूढ़े साहब का जन्मदिन है तो हम राठौड़ परिवार की ओर से उन्हें बधाई देने खुद आ गया। इस चेहरे से तो लग रहा है तुम कहने वाले नहीं हो कि मेरा स्वागत नहीं है ना। सुनीता रायजादा मैम ने इस युवक को देखा, सुंदर चेहरा, आवाज साफ और गूंजदार, और मिशन का जिक्र किया तो शायद कोई सिविल सर्वेंट या फिर मिलिट्री ऑफिसर ही होगा। मिलिट्री ऑफिसर तो बढ़िया है, मर्दाना जोश भरा हुआ, अपनी बेटी को संभाल सकता है। ये लड़का बुरा नहीं है। सुनीता रायजादा मैम खुद ही बोल पड़ी, बेटा तुम हो? विक्रम राठौड़ ने आदर से कहा, नमस्ते आंटी, मेरा नाम विक्रम राठौड़ है और मैं डॉक्टर अरमान का साथी हूँ दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड से। इस बार बूढ़े साहब के जन्मदिन की खबर पहले नहीं पता थी। जयपुर पहुंचकर जब डॉक्टर अरमान से संपर्क करने की कोशिश की तभी पता चला। हाथ खाली आया तो शर्मिंदगी हुई। लेकिन आंटी चिंता मत कीजिए, मेरे दादाजी भी जयपुर शहर में ही हैं और उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर बाद आकर बैठेंगे। क्या राजेश्वर सिंह चौहान बाबा भी आ रहे हैं? अरमान रायजादा को लगा जैसे पागल हो जाएगा। राजेश्वर सिंह चौहान बाबा कौन हैं? वो तो पिछले दौर के 3 बड़े नेताओं में से एक हैं। अगर वो अब आकर बैठ गए तो जानने वाले सोचेंगे कि रायजादा परिवार के जन्मदिन पर आए हैं। न जानने वाले तो यही कहेंगे कि रायजादा परिवार राजेश्वर बाबा का है, या फिर उनके ताऊ जगदीश रायजादा राजेश्वर बाबा के गुट के हैं। अगर राजेश्वर बाबा रायजादा परिवार में आए जन्मदिन मनाने तो प्रोविंशियल पार्टी सेक्रेटरी भी शायद आ ही जाएं, अगर उन्हें पता चला। और ईस्टर्न कमांड, राजेश्वर बाबा तो ईस्टर्न कमांड के हेड रह चुके हैं। अगर वो रायजादा परिवार के जन्मदिन पर आए तो क्या ईस्टर्न कमांड का कमांडर भी आ जाएगा? बूढ़े साहब तो शुरू से ही कम शोर शराबे वाला जन्मदिन मनाना चाहते थे। लगता है इस बार तो चुपके से रहना मुश्किल हो गया। सुनीता आंटी ने अरमान रायजादा के कड़वे चेहरे को देखा और उत्सुक होकर पूछा, ये उसके दादाजी कौन हैं? ये नाम सुनते ही तेरा चेहरा क्यों ऐसा हो गया? ये राजेश्वर सिंह चौहान बाबा के पोते हैं। और राजेश्वर बाबा कौन हैं? अरमान रायजादा ने कड़वी हंसी के साथ मुस्कुराते हुए सुनीता आंटी को थोड़ा बहुत समझा दिया। कौन जानता था कि सुनीता मैम न सिर्फ घबराई ही नहीं बल्कि उनकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। विक्रम राठौड़ को ऐसे घूरने लगी जैसे वो कोई तांगमूंग का गोश्त हो, और पूछा, बेटा क्या तुम शादीशुदा हो? विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया, थोड़ा कड़वा सा महसूस करते हुए, आंटी मेरी मिलिट्री ड्यूटी इतनी व्यस्त रहती है। जो भी मुझसे शादी करेगी वो तो जिंदा विधवा ही बन जाएगी ना। राजेश्वर सिंह चौहान बाबा के पोते के रूप में विक्रम राठौड़ राजधानी के युवराजों में काफ़ी नामी था। लेकिन उसके पिता की अक्सर पागलपन की वजह से लोग सोचते थे कि कोई जेनेटिक बीमारी हो सकती है। विक्रम राठौड़ तो ठीक था, लेकिन वंशजों में दिक्कत न हो इसका कोई भरोसा नहीं। रायजादा परिवार जैसी फैमिली के लिए सोशल स्टेटस मैचिंग पर जोर होता है, लेकिन जो भी पूछताछ करे उसे विक्रम राठौड़ की सिचुएशन पता चल जाएगी। अमीर परिवार तो कम है ही, उनमें से राठौड़ परिवार से मैच करने वाले और भी कम, और शायद अपनी बेटियों को ऐसी मुश्किल में धकेलने वाले तो और भी कम। विक्रम राठौड़ को भी पता था कि उसके पिता की वजह से वो एक अपवाद था। यही वजह है कि वो हमेशा दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड में ही रुका रहा। शादी नहीं हुई, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा। सुनीता मैम तो खुशी से झूम उठी। आज तो सच में शुभ दिन है, हर वो चीज़ जो चाहिए थी वो मिल रही है। अभी तो बेटी का रिश्ता जोड़ने वाली थी, कौन जानता था अरमान रायजादा को भी इतना प्रभावशाली दोस्त हो, और वो भी शादीशुदा नहीं। सुपर रिच फैमिली के बच्चों के लिए 30 साल की उम्र में शादी न होना लगभग नामुमकिन सा है। ये तो बड़ा फायदा हो गया। ... समय लगभग हो चुका था। रायजादा परिवार के मुख्य द्वार के बाहर रिश्तेदार और दोस्त एक एक करके आने लगे थे बूढ़े साहब को जन्मदिन की बधाई देने। दीदी देखो न, वो तो महाभारत वाली द्रौपदी जैसी लग रही है न। भीड़ में एक बच्चा अपनी बहन का हाथ खींचते हुए इशारा किया उस खूबसूरत बड़ी बहन की ओर जो उनके पास से गुजर रही थी, और बच्चे वाली मासूम आवाज में कहा,
उसकी बहन, जो 7-8 साल की ही थी, ने भाई का सिर थपथपाया और बुरे अंदाज में बोली, बकवास मत कर। वो द्रौपदी, नाम है ऐश्वर्या चोपड़ा, वो तो टीवी स्टार है, रियल लाइफ में कहाँ दिखेगी। छोटे भाई, तुझे पता है न रियल और टीवी में फ़र्क। उसका भाई तो सिर्फ 3-4 साल का था, भला समझता कैसे। उसने सिर हिलाया, बेवकूफ़ भाई। लेकिन बहन ने सोचा, सिर एक तरफ झुकाया और बोली, छोड़, मुझे भी ठीक से समझ नहीं आता। वैसे भी टीवी वाले हमारे आसपास कहाँ घूमते हैं। ओह, वैसा ही। भाई ने अपना चेहरा छुआ, थोड़ा कंफ्यूज सा। लेकिन तभी वो खूबसूरत बड़ी बहन पहले वाली लग रही खोई हुई सी फिर उसके पास घूम आई। इस बार भाई को साफ दिख गया, उसने इधर इशारा किया और चिल्लाया, दीदी तू झूठ बोल रही है। देख, ऐश्वर्या दीदी यहीं हैं। ये कहते ही छोटा बच्चा बहन का हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ा और चिल्लाया, ऐश्वर्या दीदी, ऐश्वर्या दीदी। भाई इधर उधर मत भाग। बहन तो गुस्से से तिलमिला गई, अपने शरारती भाई को डांटना चाहती थी, लेकिन सिर ऊपर किया तो वो सुंदर आकृति दिखी, हर इशारे में तारों सी चमक, मुस्कान में जादू, आंखें हटाना मुश्किल। सच में तो ऐश्वर्या चोपड़ा ही हैं। क्या, वो भी मास्टर शशांक रायजादा को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। कितना ईर्ष्या हो रही मास्टर शशांक पर। छोटी लड़की तो सपने में भी सोचती थी कि अगर उसका जन्मदिन हो और बीटीएस वाले आकर बर्थडे सॉन्ग गा दे तो नींद में भी मुस्कुराती रहे। लेकिन वो ईर्ष्या सिर्फ एक पल की थी, तभी उसके भाई ने अचानक ऐश्वर्या चोपड़ा के पास से दौड़कर वापस आना शुरू कर दिया। तू तो कमबख्त, तेरी तो कुछ औकात है, अपनी असली दीदी को याद है। छोटी लड़की एक पल खुश हो गई, सोचने लगी कि भाई को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया, स्टॉर्स का पीछा करना गलत है। माँ जैसी उम्र की फीमेल स्टार का पीछा तो और भी बेकार। लेकिन तभी भाई ने अचानक उसका हाथ पकड़ा, बाहर जाने को खींचा और बोला, दीदी चल बाहर। बाहर किसी ने शेर लाया है। असली वाला, चिड़ियाघर वाले शेर से भी ज्यादा शेर जैसा। सफ़ेद है, माथे पर काला राजा जैसा निशान। सफ़ेद शेर। छोटी लड़की ने भाई को बकवास भरी नज़र से देखा। भाई, तू केएफसी खाकर पागल तो नहीं हो गया? तूने कभी चिड़ियाघर में सफ़ेद शेर देखा है? छोटी लड़की को याद आया कि कुछ दिन पहले घर पर टीवी देख रही थी और खबर आई थी कि सफ़ेद शेर बहुत दुर्लभ होते हैं, दुनिया भर में ज़्यादा नहीं। उसे एनिमल वर्ल्ड देखना पसंद था और जानती थी कि जंगलों में तो सफ़ेद शेर लगभग नहीं होते। वैसे भी आजकल के ज़्यादातर सफ़ेद शेर इनब्रीडिंग के प्रोडक्ट हैं और उनकी उम्र बहुत कम होती है। तो सफ़ेद शेर दुर्लभ हैं, यहाँ तो भला हो ही कहाँ। लेकिन उसका भाई तो बाहर दौड़ ही गया। उसे पीछा करना पड़ा, गर्ज। लेकिन जैसे ही द्वार पर पहुंची, सच में एक छोटा सा सफ़ेद शेर दिखा, जो एक खूबसूरत बड़ी बहन के साथ कुत्ते की तरह बंधा हुआ था। और तभी छोटी लड़की ने देखा कि वो खूबसूरत बड़ी बहन उसके भाई को डांट रही थी। अरे छोटे शरारती, इधर उधर मत छू, ये शेर है, सावधान कहीं खा न ले तुझे। नलिनी राठौर द्वार पर खड़ी थी, दक्षिणी सीमा का सफ़ेद शेर लीड कर रही थी। जहां भी जाती, मेहमान पीछे हट जाते, उसे ऐसा लगता जैसे दुश्मन इलाके में घुसकर बिना रुके आगे बढ़ रही हो, जैसे कोई निर्जन भूमि हो। अरमान रायजादा, ये लड़की तेरे दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने कितनी मेहनत कर रही है। ये सफ़ेद शेर तो दक्षिणी सीमा से चार्टर्ड प्लेन से लाया गया है। निश्चित ही तुझे चौंका देगा ना। नलिनी राठौर चलते चलते सोच रही थी कि बाद में अरमान रायजादा का जबड़ा गिरा हुआ देखकर कितना मजा आएगा। फिर वो खुशी से मुस्कुराए। अध्याय 602। भीड़ में उप सचिव वीरेंद्र चौहान के बेटे विशाल चौहान एक तरफ बैठा था, चेहरे पर फॉर्मूला स्माइल लगाए। एक बाहरी के तौर पर मास्टर शशांक रायजादा का जन्मदिन उसके लिए ज़्यादा खास मतलब नहीं रखता था। वो रायजादा परिवार में आया तो रिकवर करने के लिए, लेकिन बड़ा हिस्सा तो परेशानी से बचने के लिए था। आज इतने सारे लोग यहाँ हैं, सच कहें तो उसे थोड़ा असहज लग रहा था। वो ये भी डर रहा था कि उसके विरोधी भीड़ में घुस आए हों। दक्षिण पूर्व एशिया का वो जादूगर सच में डरावना था, उसने बिना बताए ब्लड कज़ लगा दिया था, और कौन जानता था कि वो यहाँ कोई हरकत तो नहीं करेगा। इसलिए वो भीड़ से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, कोने में अकेला। बस अभी उसकी नज़र अनजाने में एक खूबसूरत औरत पर पड़ गई, ऐश्वर्या चोपड़ा नाम की, चीन की सुपर पॉपुलर सेलिब्रिटी। 20 साल की उम्र में फिल्म क्वीन, 4-5 ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया, फर्स्ट क्लास एक्टिंग स्किल्स, फर्स्ट क्लास टैलेंट और तो और फर्स्ट क्लास लुक्स और फिगर। विशाल चौहान ने पहले ऐश्वर्या चोपड़ा को परस्यू करने का सोचा था, लेकिन ऐश्वर्या चोपड़ा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मिस्टर ओबरॉय की पहचान भी आसान नहीं थी। जब विशाल चौहान के दादाजी जिंदा थे, अगर वो मिस्टर ओबरॉय से मिलते तो सम्मान से भाई साहब कहते। मर्दों औरतों को तंग करने में तो माहिर थे, लेकिन ओबरॉय परिवार को तंग करने की हिम्मत न होती। और तभी वो देख रहा था कि ऐश्वर्या चोपड़ा अरमान रायजादा के पास दौड़ गई, मुंह फुलाकर उसके साथ शहद उड़ेल रही थी, बिल्कुल छोटी प्रेमिका की तरह। अरमान रायजादा की मंगेतर अनया मल्होत्रा पास ही मुस्कुराती हुई देख रही थी, लेकिन विशाल चौहान को लग रहा था कि ये मुस्कान तो हत्या की नीयत से भरी हुई है।
मुस्कान में छिपी खंजर ऐश्वर्या चोपड़ा को कहीं का न छोड़ने को तैयार। फिर भी दिल से वो अरमान रायजादा को थोड़ी जलन महसूस कर रहा था। केवल एक पत्नी ही नहीं जो स्वर्ग की अप्सरा जैसी खूबसूरत हो, बल्कि ये घमंडी बड़ी स्टार ऐश्वर्या चोपड़ा भी उसे अलग नज़र से देखती है। अनया मल्होत्रा और ऐश्वर्या चोपड़ा से तुलना करें तो विशाल चौहान ने जिंदगी में अनगिनत औरतों को डेट किया, लेकिन वो सारी मिलाकर भी इनकी एक उंगली का भी मुकाबला न कर सकें। अरमान रायजादा के बारे में वो सिर्फ एक शब्द कह सकता था, वाह। विशाल चौहान ने सिर हिलाया और निगरानी जारी रखी। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या चोपड़ा के हंगामे का शोर खत्म हुआ, द्वार पर एक और खतरनाक मिस पहुंची। हम्मा, ये तो और भी खतरनाक है, शेर लाकर जन्मदिन मना रही है। विशाल चौहान तो शांत बैठा था, लेकिन फिर उसने देखा कि लेदर जैकेट वाली एक हॉट ब्यूटी सच में एक सफ़ेद शेर को लीड कर द्वार से अंदर आ रही है। रायजादा परिवार के नौकर द्वार पर रोकने की हिम्मत ही न कर सके। वो असली सफ़ेद शेर था। हालांकि अभी बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन चलते हुए जंगल के राजा का पूरा रुतबा झलक रहा था। खून के कच्चे मांस पर पलने वाले शेर, कभी कभी जिंदा मुर्गे बकरी खिलाए जाते, शायद जंगली शेरों जितनी जंगलीपन न हो, लेकिन साइज में साफ बड़ा। ये सफ़ेद शेर अभी बड़ा न होने पर भी 2 मीटर से ज़्यादा लंबा था। चलते हुए शेर की ठसक आम आदमी तो पास आने की सोचेगा ही नहीं, देखकर ही डर के मूत्र त्याग देगा। मेहमान सब डर गए और जो खुशहाल जन्मदिन का जश्न था वो लगभग शरणार्थी कैंप में बदलने को था। अरमान रायजादा ने ये देखा और फटाफट समस्या सुलझाने दौड़ पड़ा, बेबस। नलिनी राठौड़, तू ये क्या कर रही है? शेर लाई है। अरमान रायजादा को सच में कुछ समझ न आया। नलिनी राठौड़ का पागलपन और अजीब हरकतें तो सामान्य थीं और वो बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन आज तो मास्टर शशांक रायजादा का 80वां जन्मदिन था। ये लानत वाली औरत ने शेर ला दिया। क्या वो शरारत करने आए है? कौन जानता था कि नलिनी राठौड़ ने अरमान रायजादा का हैरान चेहरा देखा तो साफ गुस्सा हो गई। वो झल्ला कर बोली, तेरा ये रवैया क्या है? मैंने तो ये शेर खास तौर पर दक्षिणी सीमा से मंगवाया है। देखा तेरे परिवार का घर बड़ा है, लेकिन 1-2 रखवाले कुत्ते भी नहीं हैं। ऐसा कैसे चलेगा? तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे इज्जत कैसे खोने दूँ? मैं तुझे शेर दे रही हूँ घर की रखवाली के लिए, कौन सा छोटा मोटा चोर अब तेरे घर के पास फटकेगा? क्या तू कह रही है कि घर की रखवाली के लिए शेर दे रही है? अरमान रायजादा तो गिरने को था। नलिनी राठौड़ का दिमाग बाकियों से इतना अलग कैसे था? किसने सुना है शेर को रखवाले कुत्ते की तरह इस्तेमाल करने का? अगर घर में शेर रख लिया तो छोटे चोर तो न आए, लेकिन शायद मेहमान भी कम हो जाएं भविष्य में। शायद कुछ दिनों में रायजादा परिवार के कई लोग खुद ही बाहर चले जाएं। कौन रोज शेर के साथ रहने की हिम्मत करेगा? अगर ये खूंखार जानवर पागल हो गया और खा गया तो? पास वाले लोग भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन सबको लग रहा था कि ये मिस तो भले मन की है, लेकिन बुद्धि में थोड़ी कमी है। कौन जानता था? अरमान रायजादा के सवाल पर नलिनी राठौड़ ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया और बोली, हाँ, ये शेर बहुत आज्ञाकारी है। मैंने तो खास दक्षिणी सीमा से चुना है। तूने चुना? हमारे देश में शेर खरीद बेच सकते हैं, कोई व्यक्ति रख सकता है। अरमान रायजादा ने देखा कि नलिनी राठौड़ इतने यकीन से बोल रही है, लगता था उसने काफ़ी मेहनत की है, तो दोष देना मुश्किल। बल्कि उसे शक हुआ कि ऐसा करना तो गैरकानूनी ही होगा। बिल्कुल रख सकते हो। तू वीरेन वाघ को जानता है ना? वो आदमी पहले बहुत फेमस था, शेर राजा कहलाता था। उसके पास दक्षिणी सीमा में एक माउंटेन विला है, नाम शेरगढ़ विला, जहां हजारों शेर पाले जाते हैं। हालांकि इससे वो गरीब हो गया। हमारे परिवार ने उसे शेर पालने में स्पॉन्सर किया, तो उसने मुझे खेलने के लिए एक शेर खास तौर पर दिया। यहाँ तक कहते हुए नलिनी राठौड़ थोड़ी उदास हो गई। एक लड़की के लिए शेर को कंधे पर लाद कर घूमना, लोग देखें तो गॉसिप करेंगे। मैंने देखा तेरे परिवार का घर बड़ा है और परिवार अमीर भी है, तो शेर पालने का खर्चा उठा सकते हो, इसलिए खास तुझे दे रही हूँ। तू तो कद्र ही न करे। तुझे पता होना चाहिए, सुल्तान एक सफ़ेद शेर है। दुनिया भर में तो मुट्ठी भर ही हैं, और इतने खूबसूरत फर वाला सफ़ेद शेर। मैंने तो कई साल इंतजार किया सुल्तान को चुनने के लिए, नलिनी राठौड़ ने गर्व से कहा, अपने सफ़ेद शेर को सहलाते हुए। सफ़ेद शेर ने अपनी मालकिन की तारीफ सुनी तो खुश हो गया, उसके हाथ से सिर रगड़ने लगा, वू वू की आवाज़ के साथ, बिल्कुल पिल्ले की तरह। नलिनी राठौड़ को इतनी ईमानदारी से बोलते देख अरमान रायजादा को इनकार करने में हिचक हुई और हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, पहले इसे पिछवाड़े ले जा और बंद कर दे। यहाँ तो इतने मेहमान हैं, डराने का काम मत कर, बाद में मैं इसे घरेलू शेर बनाना सिखा दूंगा। अरमान रायजादा तो प्राचीन खूंखार जानवरों जैसे ड्रैगन गॉड को भी आज्ञाकारी बना चुका था, एक शेर तो कुछ भी नहीं। ठीक, तो तू पहले मेहमानों का स्वागत कर, मैं सुल्तान को पिछवाड़े बंद कर दूंगी। नलिनी राठौड़ को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि अरमान रायजादा ने उसका तोहफा कबूल कर लिया और खुशी खुशी अपने बड़े शेर को लेकर पीछे चली गई। एक युवती को बड़ा शेर लीड करते देखकर दूसरे मेहमान अब उतने डरे नहीं
खासकर कुछ बच्चे बड़े शेर को देखकर उत्साहित हो गए। पता नहीं किसने लीड किया, सब नलिनी राठौड़ के पीछे पीछे चल पड़े शेर देखने को। अरमान रायजादा ने ये हाल देखा और डर गया कि कहीं शेर रिश्तेदारों दोस्तों को नुकसान न पहुंचा दे। फटाफट एक बड़ा लोहे का पिंजरा वेल्ड करवाया और लाया और सफ़ेद शेर को अंदर बंद करके ही सुकून महसूस किया। अध्याय 603। सफ़ेद शेर को सुरक्षित बंद करने के बाद 3 बार चेक किया कि वो बाहर न निकले और फिर नलिनी राठौड़ को संभाला। आखिर अरमान रायजादा ने राहत की सांस ली। ये मिस तो बहुत परेशानी वाली है। जब अरमान रायजादा मास्टर शशांक रायजादा के पास लौटा तो मास्टर शशांक रायजादा हंसे और बोले, अरमान, सुना तेरी एक सहेली ने दादाजी को जन्मदिन पर शेर भेजा है। अरमान रायजादा ने कड़वी हंसी दी और कहा, दादाजी, वो सहेली नहीं, बस एक साधारण दोस्त है। वो तो सामान्य रूप से उत्साही रहती है लेकिन थोड़ी बेपरवाह। वैसे भी हमारे रायजादा परिवार को शेर का क्या काम? मुझे लगता है कल जयपुर शहर के चिड़ियाघर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकता है? मास्टर शशांक रायजादा ने कुछ न कहा, लेकिन उनके पास बैठे मिस्टर ओबरॉय ने सिर हिलाया और बोले, मैंने अभी अभी तेरी दोस्त के भेजे शेर को देखा। वो बंगाल सफ़ेद शेर लगता है। ये भारत का नेशनल ट्रेजर है। दुनिया में मुश्किल से 200 बचे हैं, पांडा से भी दुर्लभ। इसे ऐसे ही चिड़ियाघर भेज देना कैसे? मिस्टर ओबरॉय को ऐसे खूंखार जानवर पसंद थे और मजाक में बोले, शशांक, अगर तू रखना न चाहे तो मुझे दे दे। मुझे ये पसंद हैं। घर में रखो तो कितना रुतबा लगेगा। मास्टर शशांक रायजादा ने हंसते हुए कहा, ये मेरे पोते की दोस्त का जन्मदिन का तोहफा है। तू इतना लालची कैसे हो गया? इंतजार कर तेरे 90 साल के जन्मदिन का, तेरी पोती तुझे पांडा भेज देगी। पांडा? देश की परमिशन नहीं मिलती। छोड़ो ये बात। मिस्टर ओबरॉय ने सिर हिलाया। लेकिन वो सच में मास्टर शशांक रायजादा को जल रहे थे। बाकी लोग कुत्ते घुमाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में रायजादा परिवार शेर घुमाएगा। ये रुतबा तो दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही पा सकें। दादाजी, मास्टर शशांक। तभी एक खूबसूरत औरत ने पास से उछलकर आकर दोनों बूढ़ों के कंधों पर झुक गई। वो चहकती मुस्कान के साथ अभिवादन किया। अरे, हमारी बड़ी स्टार आ गई। मास्टर शशांक रायजादा को ऐश्वर्या चोपड़ा को देखकर बहुत खुशी हुई। ये लड़की बचपन से ही मीठी बोलती है, हमेशा दादाजी, ये दादाजी। वो यामिनी रायजादा से भी ज़्यादा पोती जैसी लगती। मिस्टर ओबरॉय को अपनी पोती को देखकर भी खुशी हुई और बोले, इस बार की मूवी कैसी रही? अवार्ड मिल सकता है। ऐश्वर्या चोपड़ा मुस्कुराए और बोली, दादाजी, इस बार तो कमर्शियल फिल्म की महाभारत वाली थी। 2 बड़े स्टॉर्स के साथ कोलैबोरेशन, बॉक्स ऑफिस के लिए शूट की, तो अवार्ड मिले भी तो मेरी नहीं। अवार्ड न मिले तो मजे के लिए शूट की समझ ले। मैंने वो मूवी देखी, तूने बस मेकअप किया और स्टेज पर कुछ जॉनगनान फोक सॉन्ग्स गाए जैसे एक्टिंग हो। मिस्टर ओबरॉय ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। सच तो ये था कि अपनी पोती के स्टार बनने पर उन्हें गर्व था। घर ऐश्वर्या चोपड़ा की डीवीडी से भरा पड़ा था। मास्टर शशांक, मैंने अभी देखा कि कोई छोटी शरारती ने तुझे सफ़ेद शेर भेजा है और तू कितना खुश है। मेरा तोहफा अभी देखा ही नहीं। ऐश्वर्या चोपड़ा ने मुंह फुलाया और शिकायत की। मास्टर शशांक रायजादा ने ऐश्वर्या चोपड़ा की शिकायत देखी और दिल से खुश हुए। पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की को देखते ही उन्हें अपनापन महसूस होता। वो हंसे, ठीक है, तो मैं जल्दी से देख लूँ कि हमारी बड़ी स्टार ने मास्टर शशांक को क्या तोहफा दिया। ये लो, ये तोहफा। ऐश्वर्या चोपड़ा ने फटाफट अपना गिफ्ट बॉक्स पेश किया। लेकिन ये बॉक्स ज़्यादा बड़ा न था, हथेली जितना। जब तक अंदर पूरा हीरा ना हो, इतनी छोटी जगह में ज़्यादा वैल्यूएबल तोहफा न समा सके। ओह, एक कागज़ का टुकड़ा। लेकिन जब मास्टर शशांक रायजादा ने बॉक्स खोला तो अंदर कुछ न था सिवाय एक कागज़ के। लेकिन करीब से देखा तो मास्टर शशांक रायजादा को कुछ और दिखा और वो मुस्कुराए। ओह, इस कागज़ पर एक नंबर लिखा है। फ़ोन नंबर। मास्टर शशांक रायजादा ने नंबर अरमान रायजादा को थमा दिया और बोले, अरमान, दादाजी को ये नंबर डायल करने में मदद कर। देखें ये लड़की क्या चाल चला रही है। ठीक है दादाजी। अरमान रायजादा ने नंबर लिया, ऐश्वर्या चोपड़ा की ओर देखा और देखा वो मुस्कुरा रही है, खुद पर खुश सी। बीप बीप बीप। फ़ोन लंबे समय तक बजा, लेकिन दूसरे सिरे से कोई जवाब न आया। अरमान रायजादा को शक हुआ। लेकिन तभी आंगन के पार रायजादा परिवार के वाटरसाइड पैविलियन के पास ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लाइटें अचानक चमक उठीं। 2 क्रॉसटॉक और स्केच कॉमेडियन वहां प्रकट हो गए। ये दोनों क्रॉसटॉक और स्केच कॉमेडियन स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पर आ चुके लगते थे। अरमान रायजादा को उनके नाम तुरंत याद न आए, लेकिन चेहरे पहचाने पहचाने से लगे। 1940 में एक युवक था जिसका नाम केशव रायजादा था। इस क्रॉसटॉक स्केच की शुरुआत में सब उत्सुक हो गए, मास्टर शशांक रायजादा के जन्मदिन पर एंटी जापानी वॉर की बात क्यों? क्या मतलब? लेकिन आगे सुनने पर पता चला कि वो युवक केशव रायजादा ही तो था। बाद में बोला मास्टर शशांक रायजादा और मिस्टर ओबरॉय के भाईचारे के बारे में।
ये तो मास्टर शशांक रायजादा की किंवदंती भरी जिंदगी की कहानी सुना रहा था। जब रोमांचक हिस्सों पर आया तो मास्टर शशांक रायजादा का चेहरा भी लाल हो गया, युद्ध के दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। जब स्केच खत्म हुआ तो सारे मेहमानों ने तालियां बजाईं। ये स्केच बहुत अच्छी तरह रिहर्स्ड था। सबसे जरूरी, ये मास्टर शशांक रायजादा के दिल को छू गया। स्केच देखकर मास्टर शशांक रायजादा लगातार पास वाले मिस्टर ओबरॉय को खींचकर कुछ कह रहे थे। अरमान रायजादा को पता था कि ऐश्वर्या चोपड़ा की चापलूसी बिल्कुल कमाल की थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग अतीत की यादें ताज़ा करना पसंद करते हैं। ऐश्वर्या चोपड़ा ने सीधे मास्टर शशांक रायजादा की जिंदगी के सबसे चमकदार दिनों को एक प्ले और स्केच में बदल दिया। दो लोग स्टेज पर खड़े होकर नीचे बैठे दर्शकों को उनकी ही कहानी सुना रहे। जब कोई खुद का किरदार स्टेज पर देखे तो वो इमोशनल इमर्शन कितना गहरा होता होगा। दूसरों द्वारा लिखी कहानियां पढ़ने से तो अपनी खुद की कहानी का असर कहीं ज़्यादा। मास्टर शशांक रायजादा को अच्छा मूड देखकर ऐश्वर्या चोपड़ा पास आए और उनके कंधे थपथपाए, मुस्कुराते हुए, मास्टर शशांक, मुझे पता है तुझे क्रॉसटॉक और स्केच देखना पसंद है। इस बार इन दो टीचर्स को मैंने ढूंढा है, दोनों स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पर आ चुके हैं। जब इन्होंने तेरी कहानी देखी तो बोले ये स्केच हिट होगा। मुझे भी लगता है हिट होगा, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं। तूने इतने स्केच देखे हैं, बताना ये कैसा लगा। मास्टर शशांक रायजादा हंस पड़े ये सुनकर, तू तो शरारती लड़की मास्टर शशांक को छेड़ रही है, लेकिन ये तोहफा मुझे पसंद आया। उस सफ़ेद शेर से ज़्यादा। ऐश्वर्या चोपड़ा ने नलिनी राठौड़ की ओर झांका, जो वहां बैठी थी। उस वक्त एक ग्रुप छोटे बच्चे नलिनी राठौड़ को घेरे हुए थे। नलिनी राठौड़ परेशान हो रही थी, उन बच्चों को भगाने को कह रही। लेकिन वो बच्चे बेशर्म होकर नलिनी राठौड़ से गिड़गिड़ा रहे, शायद सफ़ेद शेर दिखाने को कह रहे। मास्टर शशांक रायजादा को नलिनी राठौड़ और ऐश्वर्या चोपड़ा के बीच की दुश्मनी का पता न था, और वो हंसे, हम सफ़ेद शेर से ज़्यादा पसंद आया। ऐश्वर्या चोपड़ा खुशी से उछल पड़ी और अरमान रायजादा की ओर आंख मारकर बोली, मतलब, देख, मेरा तो फिर भी बेहतर है। अध्याय 604। अरमान रायजादा मुस्कुराया, लेकिन चुपके से ऐश्वर्या चोपड़ा को थम्स अप दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर शशांक रायजादा अपनी कज़न यामिनी रायजादा से भी ज़्यादा ऐश्वर्या चोपड़ा से स्नेह रखते हैं। बस इसकी चापलूसी की कला से ही आम आदमी सीख भी न सके। इस क्रॉसटॉक स्केच की वजह से जन्मदिन का जश्न लगभग चरम पर पहुंच गया। लेकिन सब उत्सुक थे कि और कोई दिलचस्प तोहफा तो नहीं। ऐश्वर्या चोपड़ा ने अनजाने में अनया मल्होत्रा की ओर देखा और विचारशील होकर बोली, अनया, तूने क्या तोहफा तैयार किया? पहले गुपचुप बताना। अनया मल्होत्रा को पहले से पता था कि ऐश्वर्या चोपड़ा बार बार उसे देख रही है और उसे थोड़ी जलन हुई। उसे शक हुआ कि ऐश्वर्या चोपड़ा को अपने पति अरमान रायजादा से कुछ लगाव है। ये तो स्नेह की जंग थी। उसे न पता था कि ऐश्वर्या चोपड़ा उसे देख रही थी सिर्फ एक समलैंगिक की सहज प्रतिक्रिया से, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई मर्द कभी कभी खूबसूरत औरत को देख ले। ये तो सरप्राइज है, कम लोग होंगे तब दूंगी मास्टर शशांक को। अनया मल्होत्रा मुस्कुराए। सच तो ये था कि उसे लग रहा था कि अपना तोहफा शायद ऐश्वर्या चोपड़ा जितना यूनिक न हो, लेकिन ये एक निर्विवाद उदार तोहफा था। ऐसा तोहफा जो यहाँ मौजूद कोई और न दे सके। ओह, तो मैं इंतजार करूंगी। ऐश्वर्या चोपड़ा मुस्कुराई, ज़्यादा तवज्जो न दी। लेकिन ऐश्वर्या चोपड़ा ने सोचा, फिर अरमान रायजादा की ओर मुड़ी और बोली, अरे अरमान रायजादा, तूने क्या तोहफा तैयार किया? मेरा तोहफा तो ज़्यादा शो ऑफ हो गया ना, सबका लाइमलाइट चुरा लिया। देख, अब सब मास्टर शशांक की शानदार इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। ये कहते हुए ऐश्वर्या चोपड़ा ने नीचे भीड़ की ओर मुंह फुलाया। सच में, सारे लोग आज ही पहली बार जान पाए कि मास्टर शशांक रायजादा का अतीत इतना शानदार था। 1960-70 के दशक में परिवार की बैकग्राउंड की वजह से मास्टर शशांक रायजादा को आर्मी से रिटायर होना पड़ा और जयपुर शहर की एक फैक्ट्री में मैनेजमेंट का काम सौंपा गया। सबकी नज़र में वो फैक्ट्री कैडर ही लगते थे, लेकिन ये न जानते थे कि फैक्ट्री कैडर बनने से पहले वो जापानी आक्रांताओं से लड़ने वाले हीरो थे। फूश। जैसे ही सबकी चर्चा जोरों पर थी, अरमान रायजादा की नज़र आसमान की ओर उठी। अरमान, तू क्या देख रहा है? मास्टर शशांक रायजादा ने अपने पोते को आसमान घूरते देखा और उत्सुक होकर पूछा। लेकिन मास्टर शशांक रायजादा ने बोलना खत्म भी न किया। उन्हें भी आसमान में नीली रोशनी दिखी, जो तेजी से उनके आंगन की ओर उड़ रही थी। ऐश्वर्या चोपड़ा सबसे पास थी। उसने ऊपर देखा और वो चमकदार नीली रोशनी भी दिखी। वो बेहद उत्सुक हो गई और बोली, ये तो उल्कापिंड लग रहा है, यहाँ की ओर उड़ रहा है। उल्कापिंड तो नहीं लगता। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया। उसे प्राण शक्ति का हल्का कंपन महसूस हुआ, जो किसी साधक का आर्टिफैक्ट लगता था। शायद कोई प्राण आर्टिफैक्ट, लेकिन उसे कोई ताकतवर आभा न महसूस हुई, जिसका मतलब नीली रोशनी सिर्फ प्राण आर्टिफैक्ट है, कोई इंसान नहीं। एक अकेला प्राण आर्टिफैक्ट बिना वजह खुद से न उड़ेगा। कितना अजीब। जैसे ही अरमान रायजादा को बेहद अजीब लग रहा था, नीली रोशनी आंगन के ऊपर पहुंच गई।
उस वक्त दूसरे लोग भी आसमान की चीज को नोटिस करने लगे। ये क्या है? आसमान को देखो, वो क्या चीज है? लगता है कोई ऑर्किड, लेकिन क्यों बैंगनी स्वर्ण? कितना अजीब। उस वक्त सबकी चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि आसमान में एक नीली रोशनी में लिपटा फूलदान प्रकट हुआ और उसके अंदर एक बैंगनी स्वर्ण फूल था जो ऑर्किड जैसा लग रहा था। भिन्न अगले ही पल नीली रोशनी धीरे से नीचे उतरी और मास्टर शशांक रायजादा की मेज पर उतर गई। अरमान रायजादा ने सांस रोकी, नीली रोशनी पर टकटकी लगाए, डरते हुए कि कहीं वो फट न जाए और मास्टर शशांक रायजादा को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन जब नीली रोशनी छंटी और अंदर की 9 फूल वाली बैंगनी स्वर्ण प्राण वनस्पति दिखी तो अरमान रायजादा दंग रह गया। ये झिलमिल सुनहरी ऑर्किड! अरमान रायजादा अविश्वास में बुदबुदाया। क्या ये चीज़ बहुत कीमती है? ऐश्वर्या चोपड़ा उत्सुक होकर पूछी। बस तो एक ऑर्किड जैसी चीज़ है ना? अरमान रायजादा का चेहरा इतना क्यों विकृत हो गया? बेशकीमती, बहुत कीमती। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया और समझाया, झिलमिल सुनहरी ऑर्किड बेहद दुर्लभ प्राण वनस्पति है। जितना भी जीव इसकी 1 किलोमीटर रेंज में रहेगा उसकी उम्र आमतौर पर बढ़ जाएगी। साथ ही लगभग सभी जीव सभी बीमारियों से प्रतिरक्षित हो जाएंगे। और खुद झिलमिल सुनहरी ऑर्किड विष निवारण का पवित्र वस्तु है। ये कह सकते हैं कि कोई भी जहर हो, अगर मौके पर मौत न हो जाए तो एक फूल खा लें, तुरंत ठीक। इतना कमाल! अगर ये घर में लगा दिया तो पूरा परिवार लंबी उम्र जिएगा और हर बीमारी से बचा रहेगा। ऐश्वर्या चोपड़ा को थोड़ा यकीन न हुआ। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया और बोला, प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है, मुझे पूरा यकीन नहीं। ये चीज़ बेहद दुर्लभ है और ये मेरा पहला अनुभव है। सुना है ये सिर्फ महाबलेश्वर पहाड़ियों के काल भैरव स्तूप के पास ही उगती है। ऐश्वर्या चोपड़ा ने फूलदान के नीचे इशारा किया और बोली, अरमान रायजादा देखना, नीचे एक नोट है। अरमान रायजादा ने नोट खोला और देखा उस पर नाजुक छोटे अक्षर लिखे थे, सिया पर्वती मास्टर शशांक को जन्मदिन की बधाई देती हैं, स्वास्थ्य और दीर्घायु। उस पल अरमान रायजादा को लगा अनगिनत नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। मास्टर शशांक रायजादा हंसे, अरमान, ये सिया पर्वती कौन सी लड़की है जिसका तोहफा तू कह रहा है इतना कीमती लगता है? ऐश्वर्या चोपड़ा भी उत्सुकता से भरी हुई। केवल अनया मल्होत्रा को पहले से सिया पर्वती के बारे में पता था, इसलिए वो इस पल ज़्यादा हैरान न हुई। लेकिन झिलमिल सुनहरी ऑर्किड को देखकर अनया मल्होत्रा की आंखों में गहरा भाव था। सिया पर्वती मेरी कनिष्ठ शिष्या है, अरमान रायजादा ने असहज होकर समझाया। उसे उम्मीद न थी कि सिया पर्वती हजारों मील दूर से प्राण आर्टिफैक्ट को रिमोट कंट्रोल करके इतना कीमती तोहफा भेज देगी। ये भावना सच में दुर्लभ और मूल्यवान थी। कौन सी कनिष्ठ शिष्या? ये तो साफ छोटी प्रेमिका है। ऐश्वर्या चोपड़ा मुंह फुलाकर बोली। सबने सिर हिलाए, पूरी तरह सहमत। सच में ये व्याख्या गॉसिप लायक थी और सच्चाई से ज्यादा मेल खाती। हाँ, यहाँ तो कितना हलचल है। हम देर तो नहीं हो गए ना? उस वक्त द्वार से और लोग अंदर आए। सबसे आगे एक 80-90 साल का सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा था, लेकिन जोश भरा, लाठी टेकते मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसके पीछे के लोग मिश्रित लग रहे, शायद बूढ़े के साथी। लेकिन जल्द ही सबने उनमें एक जाना पहचाना चेहरा नोटिस किया। ये शख्स अक्सर जयपुर शहर की टीवी पर दिखता, और कई अखबारों की फ्रंट पेज पर भी। वो जयपुर शहर के म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी हर्ष लूथरा थे। सुनी थी कि ये हर्ष लूथरा म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी शमशेर लूथरा के भतीजे हैं, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के बड़े आदमी रह चुके। बैकग्राउंड इतना ताकतवर कि प्रोविंशियल पार्टी सेक्रेटरी भी आसानी से टकराव न लें। आज सेक्रेटरी हर्ष लूथरा मास्टर शशांक रायजादा के जन्मदिन पर आए, बल्कि एक बूढ़े के पीछे चल रहे थे। ये बूढ़ा कौन था? अध्याय 605। हर्ष लूथरा, म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी। वो यहाँ क्यों? ताऊ जगदीश रायजादा, जो आंगन में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, ने तुरंत द्वार पर आने वालों को नोटिस किया। सबसे आगे वाला बूढ़ा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा, लेकिन नाम याद न आया। ये मुख्य रूप से इसलिए कि राजेश्वर सिंह चौहान बाबा टीवी पर ज्यादा नजर आते। भारत की राजनीति में नंबर 1 लीडर और प्रीमियर के अलावा पॉलिट ब्यूरो के दूसरे बड़े लीडर भी टीवी पर कम दिखते। उल्टे राजेश्वर सिंह चौहान बाबा जैसे मिलिट्री रीजन के बड़े लीडर तो पॉलिट ब्यूरो वालों से भी ज्यादा लोकी। इतने लोकी कि लोग उनकी मौजूदगी ही भूल जाते। सब सोच लें, ज्यादातर लोग चेयरमैन कौन है, प्रीमियर कौन, कुछ पॉलिट ब्यूरो लीडर्स के नाम सुनते होंगे, लेकिन जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ कौन हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन कौन, जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लीडर कौन, आर्मी जनरल्स कौन, शायद बहुत कम लोग परवाह करते। सेक्रेटरी हर्ष, आप भी आ गए। क्या कहा था न कि बुजुर्ग का जन्मदिन ज्यादा फिजूल खर्ची वाला न हो। जगदीश रायजादा ने दूसरे मेहमानों से माफ़ी मांगी और अजीब से चेहरे के साथ मुख्य द्वार की ओर चले। वो सेक्रेटरी हर्ष लूथरा का स्वागत करने न जा रहे, क्योंकि जयपुर शहर में सेक्रेटरी हर्ष लूथरा और वो एक ही गुट के न थे। सेक्रेटरी हर्ष लूथरा और जगदीश रायजादा तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे।
सच तो ये था कि सेक्रेटरी हर्ष लूथरा ने एक गवर्नमेंट मीटिंग में इशारा किया था कि कुछ लीडर्स पावर का दुरुपयोग कर रहे, ऊंचे पद पर रहकर अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहे। नाम तो न लिया, लेकिन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी में सिर्फ जगदीश रायजादा ही जयपुर के लोकल थे और रायजादा परिवार प्रमुख परिवार। तब से जगदीश रायजादा और सेक्रेटरी हर्ष लूथरा के बीच दुश्मनी हो गई। बिल्कुल, एक वाइस मेयर म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी से कैसे भिड़े, इसलिए रायजादा परिवार की हालत खराब थी। इतनी कि जब विशाल चौहान की बीमारी की खबर सुनी तो फटाफट दुर्गम स्वर्ण गोली ऑफर कर दी उप सचिव वीरेंद्र चौहान को खुश करने। जगदीश रायजादा के ताने पर सेक्रेटरी हर्ष लूथरा सिर्फ ठंडी सिसकी भर सके, जवाब देने की जहमत न की। दिल में वो अपने अंकल को कोस रहे थे कि इतनी उम्र में इधर उधर क्यों भटक रहे, किसी और के जन्मदिन में क्या रखा है। रायजादा परिवार में उनकी इज्जत गई। किसी और वक्त तो जगदीश रायजादा ऐसा चेहरा दिखाने की हिम्मत करे। ये अरमान रायजादा था जिसकी नज़र तेज थी और राजेश्वर सिंह चौहान बाबा को अंदर आते देख तुरंत हैरान हुआ। फिर अपने ताऊ के पीछे पीछे स्वागत को चला। दादाजी आ गए। विक्रम राठौड़ भी चला गया। अपने दादाजी को आते देख तो जाना ही था। और विक्रम राठौड़ के पीछे अरमान रायजादा की बड़ी मां सुनीता रायजादा मैम। उन्हें पहले से पता था विक्रम राठौड़ के दादाजी कौन। अब जब पता चल गया कि ये सादा सा बूढ़ा पूरे भारत के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है तो फटाफट आगे बढ़ना तो बनता है। अपनी बेटी के लिए अमीर दामाद पकड़ने को सुनीता रायजादा मैम अपनी इज्जत दांव पर लगा रही थीं। राजेश्वर बाबा, आप भी आ गए। अरमान रायजादा सच में सम्मान से अभिभूत था। राजेश्वर सिंह चौहान बाबा हंसे लेकिन सीधे बोले, कुछ नहीं, सुना तेरे रायजादा परिवार की हालत जयपुर शहर में हाल में अच्छी नहीं रही तो सपोर्ट करने आया। अंकल, आप? पास खड़े सेक्रेटरी हर्ष लूथरा तो दंग रह गए। उनके अंकल किसी बाहरी का साथ देंगे? रायजादा परिवार की हालत खराब थी। सच कहें तो इसका बड़ा हिस्सा जगदीश रायजादा और सेक्रेटरी हर्ष लूथरा के बीच राजनीतिक लड़ाई का था। सेक्रेटरी हर्ष लूथरा जयपुर शहर के म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी थे, टॉप लीडर होने चाहिए। जगदीश रायजादा तो सिर्फ वाइस मेयर थे, जयपुर में टॉप 3 में भी न। रायजादा परिवार के रिसोर्सेस की वजह से ही सेक्रेटरी हर्ष लूथरा से भिड़ते थे। एक महत्वाकांक्षी ऑफिसर के तौर पर जो लोकल कंट्रोल चाहता हो उसे लोकल फैक्शन वाले ऑफिसर्स जैसे जगदीश रायजादा को उदाहरण बनाना पड़ता, उनकी धार कुंद करनी पड़ती ताकि अथॉरिटी स्थापित हो। राजेश्वर सिंह चौहान बाबा सिर्फ हंसे, कोई सफाई न दी। अरमान रायजादा की मदद से उठे और मास्टर शशांक रायजादा के पास बैठे, शराब का घूंट लिया। दोनों बूढ़े गपशप में लग गए। सेक्रेटरी हर्ष लूथरा को तो कुछ कहना ही न सूझा। कजिन अंकल, आप यहाँ क्यों खड़े हो, चलो साथ चलें। विक्रम राठौड़ पीछे से आया, अपने कजिन अंकल को अजीब नज़र से देखते हुए, क्योंकि आसपास वाले सेक्रेटरी हर्ष लूथरा को थोड़े मजाकिया अंदाज में देख रहे थे। सेक्रेटरी हर्ष लूथरा ने सिर हिलाया, आसपास वालों की नज़रों की परवाह न की। वो सिर्फ राजेश्वर सिंह चौहान बाबा के रवैये से कंफ्यूज थे और पूछ ही बैठे, विक्रम अंकल को रायजादा परिवार इतना क्यों भाता है? विक्रम राठौड़ खुद ही सिर हिला सका, बेबस। उनके कजिन अंकल की खबरें पुरानी हो चुकीं। अरमान रायजादा ने उनके पिता को ठीक किया था और वो भी उसी मिलिट्री कमांड के साथ ही। जयपुर शहर के लोकल ऑफिसर होने पर भी उनके कजिन अंकल को ये छोटी सी खबर न पता। लेकिन रिश्तेदारी का ख्याल रखते हुए विक्रम राठौड़ ने अनमने मन से कुछ वाक्य समझा दिए। क्या वो अरमान रायजादा तो जगदीश रायजादा का भतीजा है? सेक्रेटरी हर्ष लूथरा को अचानक समझ आया। कोई आश्चर्य नहीं कि आज रायजादा परिवार में इतने मेहमान। ये इज्जत जगदीश रायजादा ने न लाई, न बलदेव रायजादा ने, शायद सब अरमान रायजादा ने ही लाए। लगता था कि भविष्य में रायजादा परिवार को दबाने की कोशिश की तो अपने ही परिवार वाले नाराज हो जाएंगे। 3 दौर शराब के बाद जश्न आधी रात तक चला, लेकिन मास्टर शशांक रायजादा के अच्छे दोस्त सब बूढ़े थे और ज़्यादा न संभाल सके, तो जश्न भी बिखर गया। सबके जाने के बाद अरमान रायजादा ने मास्टर शशांक रायजादा को आराम करवाने में मदद की। रास्ते में अरमान रायजादा ने वो चीज़ निकाली जो पहले से तैयार रखी थी और मास्टर शशांक रायजादा को थमा दी। बोला, दादाजी, ये मेरा तोहफा है आपके लिए। पहले ज़्यादा लोग थे इसलिए न निकाला। ये चीज़ कंगन तो लगता है। मास्टर शशांक रायजादा ने खोला और देखा, एक धातु का कंगन था, वज्र कंगन जैसा। सिर्फ उस पर नक्काशी थी प्राण सर्प और काला कछुआ आपस में लड़ते हुए, जैसे पवित्र काला कछुआ का रूप। दादाजी, इसे देखकर ही नहीं समझ आता ये क्या है। अरमान रायजादा ने कंगन लिया, फिर अपनी उंगलियों पर प्राण शक्ति जमा की और हल्के से मास्टर शशांक रायजादा की उंगली पर फेरा। बस एक बूंद ताज़ा खून बहा और काले कछुए की दीर्घायु कंगन पर टपक गया। भिन्न उस पल कंगन से हल्की प्राण चमक निकली, साथ ही प्राण सर्प और काला कछुआ जैसे जिंदा हो गए। मास्टर शशांक रायजादा के चारों ओर घूमने लगे, दौड़ते काटते, बेहद जीवंत। ये चीज़। मास्टर शशांक रायजादा हकलाए, बोल न सके।
ये दृश्य सच में बहुत चमत्कारी था। जल्द ही मास्टर शशांक रायजादा को लगा कि उनका शरीर और काला कछुआ दीर्घायु कंगन एक हो गया। एक विचार से कंगन उनकी कलाई पर चिपक गया जैसे दूसरी त्वचा। फिर वो उनके मांस रक्त में घुल गया, सिर्फ कलाई पर हल्का निशान छोड़ गया। प्राण आर्टिफैक्ट। ये कंगन प्राण आर्टिफैक्ट है। मास्टर शशांक रायजादा बेहद उत्साहित हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी देर बाद मास्टर शशांक रायजादा अचानक आंसू बहाने लगे। दादाजी, क्या हुआ? अरमान रायजादा को अपने दादाजी को रोते देख बेहद हैरानी हुई। ये तो अच्छी चीज थी, फिर दादाजी इसे देखकर क्यों रो रहे? मास्टर शशांक रायजादा ने फटाफट आंसू पोंछे और सिर हिलाया, बोले, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसे देखकर मेरे बड़े भाई की याद आई, और तेरे पिता की भी। दोनों ही कभी इन विचित्र कलाओं और जादुई वस्तुओं के दीवाने थे, लेकिन अब एक एक करके उनका पता ही नहीं। अध्याय 606, जीवन और मौत अनजान। अरमान रायजादा ने हालांकि छिपा हुआ मतलब समझ लिया। वो उत्साह से मास्टर रायजादा का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में बोला, दादाजी, तुम्हारा मतलब है कि मेरे पापा शायद मरे नहीं हैं? मास्टर रायजादा थोड़ी देर चुप रहे, फिर अनिश्चित होकर बोले, कम से कम मैंने लाश नहीं देखी। मैं भी नहीं मानता कि तुम्हारे पापा कार हादसे में मर सकते हैं। उस वक्त जब उनका हादसा हुआ, वो आत्मन जागृति स्तर के योद्धा होने चाहिए थे। कार हादसे में मरना, कम से कम मैं तो ये नहीं मानता। आत्मन जागृति स्तर का योद्धा? तो पापा भी साधक थे। आत्मन जागृति स्तर का योद्धा कार हादसे में मर जाए, ये तो मजाक है न। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुजी, वो बूढ़ा अक्सर कहते थे कि उनका बेटा उनके पापा का कसम खाया भाई था। बूढ़े का बेटा साधक होगा और उनके पापा शायद कोई साधारण इंसान नहीं थे। अब दोनों गायब हैं, जरूर कोई समस्या है। दादाजी को कुछ पता लगता है, लेकिन वो बताते नहीं। बूढ़ा भी जरूर कुछ जानता है, लेकिन उसने कभी उसे कुछ नहीं बताया। दादाजी, मेरे पापा को आखिर हुआ क्या? अरमान रायजादा सच में बेचैन था। ये उसके पापा थे और उसकी माँ भी। वो 20 साल से ज्यादा समय से बिना माँ बाप के रहा, और अब अचानक उनकी खबर मिली, वो कैसे न बेचैन होता। मास्टर रायजादा को कुछ हिचकिचाहट लग रही थी। थोड़ा सोचकर बोले, मुझे भी ठीक से पता नहीं। हालांकि अगर मौका मिले तो तुम जापान जा सकते हो। तुम्हारे माँ बाप गायब होने से पहले जापान गए थे। जापान? समझा दादाजी। अरमान रायजादा की आंखों में एक तेज चमक उभरी। ओह हाँ। अरमान रायजादा को अचानक कुछ याद आया और उसने एक गिफ्ट बॉक्स निकालकर मास्टर रायजादा को दिया। दादाजी, ये अनया का तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। उसने मुझे देने को कहा। मैंने झांका नहीं, सच में। वो लड़की अनया ठीक तुम्हारी तरह चुपके से तोहफे देना पसंद करती है। मास्टर रायजादा मुस्कुराए, फिर गिफ्ट बॉक्स खोला। गिफ्ट बॉक्स में कुछ नहीं था सिवाय एक पीली पड़ चुकी पुरानी फोटो के। ये कई लोगों की ग्रुप फोटो थी। पृष्ठभूमि में एक गहरा भव्य घाटी, जगह का पता लगाना मुश्किल। हालांकि जब मास्टर रायजादा की नज़र फोटो में लोगों पर पड़ी तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। फिर उन्होंने जल्दी से गिफ्ट बॉक्स बंद किया, अरमान रायजादा की तरफ देखा ताकि यकीन हो कि उसने नहीं देखा, और फिर हंसकर बोले, वो लड़की, उसका तोहफा काफ़ी दिलचस्प है। मेरी तरफ से उसे शुक्रिया कहना। मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया। बस दादाजी को पसंद आया। अरमान रायजादा मुस्कुराया और बोला, दादाजी, तुम जल्दी आराम करो। मैं भी वापस जा रहा हूँ। जा, उस लड़की अनया को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। सिर्फ उनके मल्होत्रा परिवार के लोगों के पास ही ऐसे तरीके हैं। मास्टर रायजादा हंसकर बोले। अरमान रायजादा के मुड़कर जाने के बाद मास्टर रायजादा ने फिर गिफ्ट बॉक्स खोला। पुरानी फोटो में आकृतियों को देखकर उन्होंने अपनी खुरदरी उंगली से फोटो को धीरे से सहलाया और जल्द ही उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फोटो में 5 लोग थे। सबसे बाईं तरफ वाला करीब 30 साल का लगता था, सुंदर चेहरे वाला, दृढ़ छोटे बाल, नुकीले चेहरे की बनावट, बहुत मर्दाना लगता। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, शरारत की झलक के साथ। वो अरमान रायजादा से 90% मिलता था। बिना शक ये व्यक्ति अरमान रायजादा के पापा थे, शशांक रायजादा। शू, मैं जानता था तुम मरे नहीं हो, लेकिन तुम बेवफा बेटे मेरे 80वें जन्मदिन पर भी नहीं दिखे। तुम्हारा बेटा शादी करने वाला है और तुम अभी भी नहीं आते। तुम जैसे बेटे का क्या फ़ायदा? मास्टर रायजादा बोले, आखिरकार गुस्से में आकर फोटो फाड़ना चाहते। हालांकि आखिर में उस परिचित मुस्कुराते चेहरे को देखकर उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। फिर फोटो को गिफ्ट बॉक्स में वापस रखा। इसके अलावा उन्होंने इस गिफ्ट बॉक्स को अपनी तिजोरी की सबसे नीचे वाली लेयर में लॉक कर दिया। आह, पुराने भाई मल्होत्रा, इतने सालों बाद भी तुम मुझे सबसे अच्छे से समझते हो। तुमने उस लड़की अनया से शू की खबर भेजी। ये सच में 30 सालों में मेरा सबसे खुशी का दिन है। लेकिन तुमने खुद ये खबर क्यों नहीं बताई? मास्टर रायजादा ने उत्तर की आकाश की तरफ देखा, सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए। मास्टर रायजादा मानते थे कि ये अनया मल्होत्रा के दूसरे दादा राघव कपूर ने खबर हासिल की थी।
हालांकि सच्चाई ये थी कि अनया मल्होत्रा को बहुत पहले बदल दिया गया था। पूर्व की तरफ अरमान रायजादा के आंगन में अरमान रायजादा आंगन में लौटा और संयोग से अनया मल्होत्रा को खुद पर मुस्कुराते देखा और मुस्कुराकर बोला, नहीं रह सका बीवी, इतने अच्छे मूड में चांद का मजा ले रही हो। दादाजी को मेरा तोहफा पसंद आया। अनया मल्होत्रा ने जवाब न देकर सवाल किया। बहुत पसंद आया। जब अरमान रायजादा ने ये बात कही तो उसे भी काफ़ी अजीब लगा। मैंने मास्टर रायजादा को एक प्राण शक्ति का कंगन दिया, पूरी दुनिया में ऐसे ज़्यादा नहीं हैं। मास्टर रायजादा इतने खुश नहीं हुए। तुमने आखिर मास्टर रायजादा को क्या दिया कि वो इतने खुश हो गए और यहाँ तक कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहने को कहा। अरमान रायजादा ने अनया मल्होत्रा को जिज्ञासा से देखा। ये राज है, नहीं बता सकती, अनया मल्होत्रा ने हंसकर कहा। सच में नहीं बताओगी? हे, बाद में तुम्हें खा जाऊंगा, देखते हैं तब बताओगी कि नहीं। अरमान रायजादा हंसा, झपट्टा मारकर अनया मल्होत्रा को कमरे में खींचने को तैयार। लेकिन कौन जानता था कि अनया मल्होत्रा बस मुड़कर भाग जाएगी। और उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। शादी से पहले कोई जंगली ख्याल नहीं। साथ ही यहाँ रायजादा परिवार के इतने लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा परिवार मुझे हल्की औरत समझे। अनया मल्होत्रा की धीमी आवाज़ कमरे से आई। अरमान रायजादा ने सोचा, और सच में घर में थोड़ा संयम रखना बेहतर है। तो उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तो तुम अच्छे से आराम करो, कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। दोनों ने थोड़ी देर और बातें की। देखा कि रात हो रही है। अरमान रायजादा ने उबासी ली और सोने चला गया। अगली सुबह जल्दी पहली बर्फबारी, बाद में बर्फ रुकी और हल्की धूप निकली। जल्द ही चमकदार सूरज ऊंचा चढ़ा, पूरे जयपुर शहर को चांदी की चादर में लपेटकर असाधारण मोहक दृश्य बना दिया। अनया मल्होत्रा अरमान रायजादा के दरवाजे पर दस्तक देने आए और उसने खास तौर पर सज धज कर रखा था। लाल लोमड़ी की फर वाली कोट पहने, फूली हुई छोटी टोपी जो उसके सिर का ज्यादातर हिस्सा ढक रही थी, लाल नाक दिखा रही, सांस से धुंध छोड़ती, बहुत प्यारी लग रही। अरमान रायजादा खुद को रोक नहीं सका और उसने हाथ बढ़ाकर अनया मल्होत्रा की नाक की नोक को धीरे से दबाया। छोड़ो, दर्द हो रहा है। अनया मल्होत्रा ने तुरंत गुस्से में चीखी। दर्द कैसे हो सकता है? मैंने तो जोर भी नहीं लगाया। ठीक, अरमान रायजादा ने हालांकि कंफ्यूज होकर पूछा। उसने तो बस हल्के से छुआ था, लेकिन उस लड़की की नाक इतनी नर्म और लचीली कैसे, जैसे मिट्टी। इस वक्त अनया मल्होत्रा आईने के सामने थी, अपनी नाक को ठीक करने की कोशिश कर रही। उफ, कहीं किरण को कुछ शक तो नहीं हो गया। उसने जल्दी से आईने के सामने पैच अप शुरू किया। पैच करते हुए वो खुद को रोक नहीं सकी और आह भरी, अनया मल्होत्रा की नाक नुकीली और सीधी है, उस पर थोड़ी मांस है। मैंने इतनी मेहनत से इसे ठीक किया। इस लड़के के एक दबाव से थोड़ा विकृत हो गया। अध्याय 607। करीब 3 मिनट दबाने के बाद वो आखिरकार ठीक हुई। हालांकि अब वो अरमान रायजादा के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहती थी, डर कि वो फिर हाथ लगाएगा। अगर चेहरे पर मारकर बिगाड़ दिया तो वो शायद डर से मर जाएगा। बीवी, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? हम घूमने जा रहे हैं। ठीक ठीक, मैं गलत था, फिर से तुम्हारी नाक नहीं दबाऊंगा। अरमान रायजादा धीरे से अनया मल्होत्रा के पास आया और सरेंडर किया। फिर उसने धीरे से अनया मल्होत्रा का हाथ पकड़ा और गर्म सर्दी की धूप में उसके बड़े हाथ में उसका छोटा हाथ और उसके बड़े पैर उसके छोटे पैरों के बगल में, वो कदम दर कदम आगे बढ़े। इसमें एक सुंदर चित्रमय गुण था, जैसे तुम्हारा हाथ थामकर साथ बूढ़े होना। जयपुर शहर बहुत बड़ा है। रायजादा परिवार की तरफ से एक कमर्शियल स्ट्रीट थी। दोनों बस कमर्शियल स्ट्रीट पर यूं ही घूमते रहे। दोनों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्वाद था, तो स्वाभाविक रूप से इस उपनगरीय कमर्शियल स्ट्रीट पर घूमते हुए उन्हें कुछ दिलचस्प नहीं लगा। थोड़ी देर घूमने के बाद अनया मल्होत्रा को थोड़ी भूख लगी, तो अरमान रायजादा ने सुझाव दिया कि आगे हॉटपॉट खाने चलें। बस कुछ कदम बाद उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अनया मल्होत्रा से कहा, बीवी, क्या तुमने गौर किया कि जब से हम उस पिछली दुकान से निकले कोई हमें फॉलो कर रहा है? अरमान रायजादा की खतरे और हत्या की भावना की धारणा बेहद तेज थी। ओह, अनया मल्होत्रा की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने अरमान रायजादा का हाथ पकड़ा, सड़क पर घूमने का नाटक करते हुए, लेकिन उसकी नज़र जल्दी से आसपास की भीड़ में घूमी। हालांकि उसकी ताकत अभी अरमान रायजादा के बराबर नहीं थी, तो वो भीड़ में क्षणिक हत्या की भावना को उतनी तेजी से महसूस नहीं कर पाई जितना अरमान रायजादा कर सकता था। तो उसने शांत होकर पूछा, अरमान रायजादा, कौन सा लड़का हमें फॉलो कर रहा है? अरमान रायजादा ने अपने पैर की उंगली से इशारा किया, दिशा बताते हुए, और बोला, देखो। वो चश्मा लगाया लड़का, चेहरे पर मुम्हासों से भरा और हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहने। ओह, वो लड़का। अनया मल्होत्रा ने भी वहां संदिग्ध हाई स्कूल छात्र को देख लिया। वो व्यक्ति करीब 1.7 मीटर लंबा था, औसत कद काठी, नॉन फैशनेबल चश्मा पहने, डरपोक आंखें। वो स्कूल में अक्सर धमकाया जाने वाला लगता।
सड़क पर शायद कोई ऐसा व्यक्ति पर दूसरी नज़र नहीं डालता क्योंकि वो बहुत साधारण था। इसलिए वो अरमान रायजादा और अनया मल्होत्रा को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था, तब जाकर पकड़ा गया। हालांकि करीब से देखने पर उस व्यक्ति की आंखें डरपोक लगती थीं, ये साफ नाटक था। जो नॉन फैशनेबल चश्मा उसने पहना था, शायद अपनी असली नज़र छिपाने के लिए। हालांकि ये व्यक्ति काया का नाटक कर रहा था, लेकिन जब वो अनजाने में लोगों पर नज़र डालता तो उसकी आंखों में साफ क्रूरता की झलक दिखती। तुम्हारा दुश्मन अनया मल्होत्रा को फॉलो किए जाने से डर नहीं लगा, बल्कि उसे थोड़ा उत्साह लगा, जैसे मजा आ रहा हो। नहीं, मैं जयपुर शहर में बस कुछ दिन से हूँ, दुश्मन कैसे हो सकता है। अरमान रायजादा निश्चित था कि उसने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा और नहीं जानता कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा। अनया मल्होत्रा ने हालांकि हंसकर शरारती अंदाज में कहा, दुश्मन हो या न हो कोई फर्क नहीं, वो हमें फॉलो कर रहा है तो जरूर बुरा इरादा है। ऐसे करो, हम साइड रोड लेंगे और जब वो पीछे आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उसे घर ले जाकर पूछताछ करेंगे किंग राजवंश की 10 बड़ी यातनाओं से। हाँ, अच्छा, जैसा तुम कहो। अरमान रायजादा भी हंसा। चाहे दूसरी तरफ क्या योजना हो, चूंकि वो उसे फॉलो करने की हिम्मत कर रहा है, वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, वरना हर कोई आएगा तो उसका चैन कहाँ। ऐसे मामलों में मुर्गी मारकर बंदरों को डराना सबसे अच्छा। अरमान रायजादा ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने आंख की कोने से उसे फॉलो कर रहे हाई स्कूल छात्र के भेष वाले आदमी पर नजर डाली, फिर सड़क का मोड़ मुड़ा और साइड रोड पर चला गया। वो जा रहे हैं। ट्रैकिंग वाला आदमी नहीं जानता था कि वो एक्सपोज हो चुका, वो अभी भी सोचता था कि वो अच्छे से छिपा है। अरमान रायजादा को पुरानी सड़क से मुड़कर बाहर जाते देख वो तुरंत फॉलो करने की जल्दी नहीं की, बल्कि आसपास के छात्रों की तरह उसने पुरानी सड़क पर बारबेक्यू स्टैंड से ग्रिल्ड छोटे केकड़ों की एक सीख खरीदी और फिर खेलकर थक जाने और घर जाने का नाटक करते हुए अरमान रायजादा के पीछे चला। जो दूरी आदमी ने फॉलो करने के लिए चुनी थी वो न ज्यादा दूर थी न ज्यादा करीब, बहुत अनुभवी लगती, क्योंकि अगर ज्यादा करीब होता तो टारगेट आसानी से पता लगा लेता, लेकिन ज्यादा दूर होता तो टारगेट खो जाता। जो दूरी वो बनाए हुए था वो अनुभव से निकाला सबसे अच्छा था। शुरू में आदमी को कुछ असामान्य नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे उसके आसपास लोगों की भीड़ कम होती गई और आसपास का माहौल ज्यादा से ज्यादा दूरदराज होता गया, उसके दिल में अनजाने में एक बेचैनी उभर आई। अरमान रायजादा जयपुर शहर का स्थानीय था और भले ही वो अक्सर न आता, वो जानता था कि कहाँ ज्यादा लोग हैं और कहाँ कम। अरमान रायजादा ने जानबूझकर आदमी को चक्कर में घुमाया, एक गली से दूसरी में चलते चलते आदमी को एहसास हुआ कि वो शहर से बाहर निकल चुका लगता है और उपनगर के बाहर जंगल में पहुंच गया। यहाँ लोगों की तो बात ही छोड़ो, जंगली कुत्ते भी ज्यादा नहीं थे। ये इतना दूरदराज क्यों है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं फॉलो कर रहा हूँ? अरमान रायजादा की पीठ को आगे देखते हुए आदमी खुद से बुदबुदाया नहीं रह सका। किसी अनपेक्षित स्थिति को रोकने के लिए उसने अपना दाहिना हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला। ये जेब फटी थी जिससे वो सीधे पैंट में पहुंच सकता था, और उसकी जांघ पर एक होल्स्टर बंधा था। एक संशोधित टाइप 54 पिस्तौल अंदर थी। इस वक्त उसका दाहिना हाथ पहले से ही इस टाइप 54 पिस्तौल को पकड़े हुए था, किसी भी पल निकालकर फायर करने को तैयार। तभी अरमान रायजादा की आकृति अचानक चमकी, घने जंगल में गायब हो गई, पल भर में नजर से ओझल। तेरी, उसे सच में पता चल गया। आदमी गुस्से से नहीं रह सका। उसने सोचा था वो मकड़ी का शिकार करने वाला मकड़ी है, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी तरफ को बहुत पहले पता चल चुका, और यहाँ तक कि उसे इस दूरदराज ग्रामीण इलाके में ले आया, आसानी से झटक दिया। नहीं, मुझे पीछा करना चाहिए, वरना ये पिछले कुछ दिन बर्बाद हो जाएंगे। बिना थोड़ी भी हिचकिचाहट के आदमी ने तुरंत अपनी गति तेज की, अरमान रायजादा का पीछा करते हुए आगे के घने जंगल में चला। लेकिन जैसे ही वो जंगल में कदम रखा वो रुक गया, हिलने की हिम्मत नहीं। चलो पीछा करो, इतना घमंडी हो न, अकेले इस युवा साहब का पीछा करने की हिम्मत कैसे की? अरमान रायजादा मुस्कुराते हुए जंगल से बाहर आया और अनया मल्होत्रा भी आदमी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इस वक्त 3 उड़ने वाले तलवार मंत्र लाल चमक के साथ चमकते आदमी के चारों तरफ घूम रहे थे। ये क्या भूत है? आदमी ने उन उड़ने वाले तलवार मंत्रों को घूरा, पूरी तरह स्तब्ध। माथे और बालों से पसीने की बड़ी बूंदें टपक रही थीं, गालों पर बह रही। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, बिना रंग के। ये चीजें लगती हैं हमले वाली आत्मा मंत्र। आदमी ने थोड़ी देर देखा और आखिरकार समझा कि ये क्या हैं। उसके दिल में डर और बढ़ गया और चेहरा और पीला हो गया। अध्याय 608। क्या नहीं कहा गया कि अरमान रायजादा बस एक साधारण डॉक्टर है? ये हमला मंत्र इसकी प्राण शक्ति की उतार चढ़ाव से देखते हुए लगता है यिन और यांग स्वर्गीय गुरु के स्तर पर पहुंच गया है, हमारे परिवार के साधारण ओनम्योजी के स्तर से कहीं ज्यादा। तेरी, मुझे एगा निंजा वालों ने धोखा दिया।
ये आदमी भारत का नहीं था, बल्कि जयपुर शहर में छिपा हुआ साकुरा देश का व्यक्ति था। बस कुछ दिन पहले एक निंजा के भारत में जासूसों ने खबर भेजी, उम्मीद कि वो अरमान रायजादा की जांच कर सकता है। ये इसलिए क्योंकि ईगा निंजा को शक था कि अरमान रायजादा पिछली बोधि अवशेष घटना में उनकी असफलता का मुख्य कारण था। ये आदमी ईगा निंजा का सदस्य नहीं था, वो आबे ओनम्योजी वंश का था और आबे परिवार का साइड वंशज था। हालांकि आबे परिवार और ईगा निंजा दोनों ने पहले टोकुगावा परिवार की सेवा की थी, एक ही गठबंधन के। तो उसके परिवार ने उसे निर्देश दिया कि वो अरमान रायजादा के बारे में पूछताछ में मदद करे। उसे लगा था ये बस साधारण खोज, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग है, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की कि वो दूसरी तरफ से पकड़ा जाएगा। ये अरमान रायजादा, लगता है, सच में समस्या है। इस वक्त अरमान रायजादा ने अनया मल्होत्रा को रुकने का इशारा किया, जबकि वो धीरे से पास आया, आदमी को ठंडी आंखों से सीधे देखते हुए और सख्ती से पूछा, बोलो, तुम आखिर कौन हो? मुझे चुपके से फॉलो क्यों कर रहे हो? भले ही अरमान रायजादा ने एक वाक्य में उसके एक्शन एक्सपोज कर दिए, आदमी ने कबूल करने का इरादा नहीं किया। वो अभी भी धोखा देने की उम्मीद कर रहा था, तो तुरंत डरे हुए भाव बनाए और दयनीय होकर बोला, मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया, मैं बस इधर उधर घूम रहा था। ठीक, बकवास बंद करो, अपनी शक्ल देखो, इतने उम्र के हो, फिर भी हाई स्कूल छात्र का नाटक कर रहे हो। घिन नहीं आती? अरमान रायजादा ने ट्रैकर को देखा, जो हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहने लेकिन मुंहासों से भरा चेहरा, 30 साल का लगता, और तिरस्कार से बोला, ओह हाँ, मैं सलाह देता हूं कि अपना हाथ पैंट की जेब से निकालो। वो बड़ा लोहे का टुकड़ा, क्या टाइप 54 पिस्तौल है, जेब में रखकर इतनी ठंड में तुम्हारा छोटा चिड़िया ठंडा नहीं लगता? परवट। अनया मल्होत्रा पास खड़ी, ये सुनकर अरमान रायजादा को मारकर बोली, फिर मुंह ढककर हंसी। अरमान रायजादा को इतने खुले में छिपी बंदूक का जिक्र सुनकर आदमी जान गया कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका और धोखा देना असंभव। उसने अरमान रायजादा पर नजर डाली, जो ज्यादा दूर नहीं खड़ा लगता बिना रक्षा के। फिर आंख की कोने से अनया मल्होत्रा पर तेजी से नजर डाली, जो अरमान रायजादा से आधा कदम पीछे थी, और दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया। चूंकि उसकी पहचान एक्सपोज हो चुकी, तो बिना चोट के निकलना मुश्किल। भले ही वो सुरक्षित परिवार लौट जाए, परिवार शायद उस पर शर्मिंदा होगा। बेहतर है अरमान रायजादा और इस औरत को मार डालो, फिर परिवार को सफाई दे सकता हूँ। आदमी की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। अगले पल उसने अपना दाहिना कलाई हल्के से झटका, पैंट में छिपी टाइप 54 पिस्तौल निकालने का इरादा। इतनी करीब दूरी पर, जब तक तुमने अविनाशी होने तक साधना न की हो, वरना भले ही तुम महादक्ष स्तर के साधक हो, मौत से नहीं बचोगे। आदमी की आंखों में पागलपन की झलक। तभी आदमी ने अचानक अरमान रायजादा की आंखों में तिरस्कार की झलक देखी। अरे, क्या लगता है मैं अंधा हूं? अरमान रायजादा के होंठों पर व्यंग्य की मुस्कान। क्या मतलब? आदमी पूरी तरह नहीं समझा कि अरमान रायजादा का क्या मतलब। उसने बस उसे खुद पर व्यंग्य करते देखा। इस वक्त वो थोड़ा कंफ्यूज था। क्या हो रहा है? स्विश। इस वक्त एक ठंडी चमक उभरी। उसे बस अपनी कोहनी में खट्टा सा महसूस हुआ, जैसे मच्छर ने काटा हो। अगला सेकंड, बैंग, उसकी उंगली अनियंत्रित रूप से टाइप 54 पिस्तौल का ट्रिगर खींच ली। फिर गोली की आवाज आई और गोली सीधे उसके क्रोच से निकल गई। वो स्तब्ध था। उसने अपनी कोहनी देखी, जहां एक छोटी चांदी की सुई लगी थी। वो एक योद्धा था और स्वाभाविक रूप से समझता था कि उस इलाके में एक मर्म बिंदु है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, घुटने का झटका बनाकर उसे अनजाने में ट्रिगर खींचने पर मजबूर करता। तुम आदमी ने उम्मीद नहीं की कि अरमान रायजादा ऐसा कर सकता है। मानव शरीर में ऐसे कई मर्म बिंदु हैं। अगर अरमान रायजादा हर एक को नियंत्रित कर ले, तो वो खेला जाएगा मौत तक। आदमी इतना डर गया कि तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अरमान रायजादा सच में इतना ताकतवर है। क्या डर गए? तो मेरे पहले के सवालों का ठीक से जवाब दो। अरमान रायजादा पास आया और हाथ बढ़ाया। आदमी ने सावधानी से बंदूक दी। अरमान रायजादा ने कुशलता से गोलियां निकाली, फिर उंगलियां उड़ाईं और बंदूक जल्दी से स्क्रैप मेटल के ढेर में बदल गई। उसने तिरस्कार से बंदूक के पार्ट्स पर नजर डाली और आदमी से बोला, जब मैं बंदूकों से खेलता था, तुम अभी मिट्टी खा रहे थे। मुझ पर बंदूक चलाने की हिम्मत? आदमी की डरी आंखों में अरमान रायजादा ने स्क्रैप मेटल फेंक दिया, चेहरा काला और मांग की, बोलो, तुम्हारा नाम क्या है, किस देश से हो? मुझे फॉलो करके क्या चाहते हो? मैं किसी के आदेश पर नहीं था, न ही तुम्हें मारना चाहता था। मैं बस तुम दोनों को खूब शॉपिंग करते देखा, अमीर लगते तो बस लूटना चाहता था। आदमी अभी भी कबूल करने का इरादा नहीं। वो धोखा देना चाहता था। लूटना। थप्पड़ थप्पड़। अरमान रायजादा ऊपर आया और उसे 2 थप्पड़ मारे। आदमी का चेहरा खून से भर गया और बोला, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? मुझ पर कहाँ लगता है मैं पैसा लेके घूम रहा हूँ।
अगर लूटना है तो अपनी इस बंदूक से शॉपिंग मॉल या गोल्ड शॉप जाओ और मैं गारंटी देता हूं तुम 1 घंटे में लाखों लूट लोगे। आज के समाज में कई लोग बाहर निकलते वक्त कैश नहीं लेते, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 रुपये। ज़्यादातर पैसा पेटीएम या बैंक कार्ड्स में। साधारण लोगों को लूटने से शायद कुछ 100 रुपये मिलें, इसलिए कम अपराधी अब लूट के पेशे में उतरते हैं। आदमी का चेहरा अरमान रायजादा की मार से सूज गया, लेकिन उसने सिर झुकाया और जवाब देने की हिम्मत नहीं। सच में सोचते हो कि अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुमसे जानकारी नहीं निकाल सकता? अरमान रायजादा ने अचानक सिर हिलाया और हंसा। तुम सच में बहुत भोले हो। आदमी अरमान रायजादा की बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगा अरमान रायजादा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा, तो मुंह बंद रखते हुए उसने तिरस्कार से अरमान रायजादा को घूरा और साथ ही मन सोचा, मुझे फंसाने की कोशिश? क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? बस मुंह बंद रखूंगा, चाहे कितनी पूछताछ करो, नहीं बोलूंगा। अगर फिर भी जानकारी निकाल ली तो तुम सच में कमाल हो। भले ही आदमी ने नहीं बोला, अरमान रायजादा ने उसकी नज़र से उसका मतलब समझ लिया। हालांकि अरमान रायजादा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, भले ही न बोलो, मुझे पता है तुम साकुरा देश से हो, है न? आदमी सोचा अरमान रायजादा कबूलनामा निकालने की कोशिश कर रहा, तो बस ठंडी सांस ली और नहीं बोला। अनया मल्होत्रा भी जिज्ञासु थी अरमान रायजादा को देखते हुए। उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता वो साकुरा देश से है? अध्याय 609। अरमान रायजादा ने हालांकि मुस्कुराकर समझाया, मुझे नहीं पता था वो जापानी है, मैं बस अंदाजा लगा रहा था, लेकिन उसकी अभी की ठंडी सांस ने मुझे बताया कि मैं सही हूँ। अनया मल्होत्रा ने ये सुना, थोड़ा सोचा और अचानक समझ आए। अरमान रायजादा को प्रशंसा की झलक से देखते हुए, अगर वो भारतीय होता तो तुम्हारे उसे जापानी कहने पर वो बड़ा अपमान मानता और तुमसे मौत तक लड़ता। अगर वो कोरियाई होता तो भी जोर से इनकार करता। तो लगता है वो जरूर जापानी है। अरमान रायजादा ने भी सिर हिलाया। जापानी लोगों के अलावा भारत में कोई उससे यूं ही नहीं उकसाएगा। कल उसके दादाजी के बैंक्वेट में यहाँ तक कि पुराना चौहान भी समर्थन दिखाने आया। भारत में उच्च स्तर के लोगों को खबर मिल चुकी होगी। उनके नीचे वाले यूं ही रायजादा परिवार को परेशान नहीं करेंगे। जिन्हें पुराने चौहान की पहचान नहीं पता, वो नगर पालिका समिति के सचिव हर्ष लूथरा को जन्मदिन समारोह में देखकर स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि रायजादा परिवार से पंगा नहीं लेना। सिर्फ विदेशी स्थिति की गंभीरता से अनजान अरमान रायजादा का पीछा करने की हिम्मत करेंगे। हालांकि अरमान रायजादा का कोरियाई लोगों से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ जापानी। पिछली बार पुणे शहर में बोधि अवशेष की वजह से अरमान रायजादा ने बौद्ध देश और जापानी लोगों को नाराज किया था। इस बार शायद जापानी की तरफ से जांच। जापानी आदमी को घूरते हुए अरमान रायजादा ने काफी देर देखा, फिर बोला, क्या तुम इगा निंजा हो? कौन जानता कि जो आदमी बोलने से इनकार कर रहा था, ये सुनकर गुस्से में आ गया और घोषणा की, मैं ऐसा नीच निंजा कुत्ता नहीं हूं जो छायाओं में रहता। चूंकि तुमने मुझे पकड़ लिया, कुछ कहने को नहीं, मार डालो मुझे, हमारा परिवार हमेशा मेरा बदला लेगा। अरमान रायजादा ने भौहें चढ़ाईं और बोला, निंजा नहीं, तुम्हारी शक्ल से योद्धा भी नहीं लगते, तो तुम सबसे ज्यादा ओनम्योजी हो। अरमान रायजादा ने भौहें चढ़ाईं, सोचते हुए कि उसे लगता नहीं कि उसने किसी जापानी ओनम्योजी परिवार को नाराज किया। हालांकि चूंकि ये लोग उसे उकसा रहे थे, वो स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं छोड़ेगा। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए, नहीं जानता था किसे कॉल करे। अगर वो पुणे शहर में होता तो बिना शक समीर डागर को लोग लेकर आने को कहता कि इस जापानी को लॉक करने की जगह ढूंढे और पूछताछ करे। हालांकि ये जयपुर शहर था और वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार जाने कि वो ऐसे गैरकानूनी काम कर रहा। अनया मल्होत्रा को लगता था कि वो अरमान रायजादा की दुविधा देख ली और मुस्कुराकर धीरे से फोन उठाया, एक नंबर डायल किया, बोली, पूर्व उपनगर जंगल, 10 मिनट में कोई भेजो, मुझे किसी को पकड़कर वापस लाने में मदद करने। फोन बंद करने के बाद अनया मल्होत्रा अभी भी चमकदार मुस्कुरा रही थी। अरमान रायजादा ने हालांकि अनया मल्होत्रा को स्तब्ध होकर घूरा, जैसे उसे पहचान न रहा हो। 10 मिनट बाद सच में 2 काली कमर्शियल वैन आई और 3-4 असाधारण रूप से साफ सुथरे आदमी हत्या की आभा छोड़ते बाहर निकले। बिना एक शब्द के उन्होंने जापानी आदमी को कार में फेंका, फिर खिड़कियां बंद कीं। बाहर से देखने पर गहरी टिंट वाली खिड़कियां पूरी तरह छिपा रही कि अंदर क्या हो रहा। अनया मल्होत्रा ने अरमान रायजादा को शरारती मुस्कान से देखा और बोली, मेरे प्यारे, इस व्यक्ति को कहाँ भेजने का प्लान है? क्या पूर्व सागर में फेंककर शौकों को खिलाना चाहते हो? मारने की बात कहते हुए उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, बिल्कुल नहीं बदली। वो अनया मल्होत्रा से बिल्कुल नहीं मिलती। ये रवैया दुश्मनों के प्रति क्रूर और अपनों के प्रति नर्म, ज्यादा से ज्यादा तारा सहगल जैसा लग रहा। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, पहले लॉक करो, मुझे विश्वास है कोई आएगा जानकारी मांगने, तब मुझे पता चलेगा कि सच में कौन मेरे पीछे है।
सांप को बिल से निकालना स्मार्ट। अनया मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उसने उन मजबूत आदमियों को हाथ हिलाया। मजबूत आदमी तुरंत झुककर पीछे हट गए। उनके जाने के बाद अरमान रायजादा ने जिज्ञासा से पूछा, बीवी, ये लोग हैं? अनया मल्होत्रा साफ नहीं बताना चाहती थी, बस बोली, हमारे ग्रुप का बिजनेस बढ़ते हुए हमें हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। कुछ को वैध बिजनेस से बांधा जा सकता है, लेकिन बेशक हमें कुछ कम पारंपरिक लोग भी रखने पड़ते हैं। अरमान रायजादा तुरंत समझ गया, सिर हिलाकर, समझ सकता हूँ। अच्छे से कहें तो सिक्योरिटी कंपनियां, कर्ज वसूली एजेंसियां। सीधे कहें तो अंडरवर्ल्ड। उनका घूमने का मूड बिगड़ गया। दोनों ने ज्यादा रुकना नहीं चाहा और घर जाने को तैयार। हालांकि ये पूर्व उपनगर था और अरमान रायजादा ने अपनी कार कमर्शियल स्ट्रीट पर पार्क की थी जहां से वो निकले थे। उन्हें वापस जाना था। अरमान रायजादा बस यूं ही घूमते हैं, हाथ थामे, जैसे साधारण जोड़ा, अनया मल्होत्रा ने अचानक कहा। उसकी आंखें सुंदर सितारों की तरह चमक रही थीं। ठीक। अरमान रायजादा ने हल्के से मुस्कुराया, नहीं जानता क्या सोच रहा, और अनया मल्होत्रा का नाजुक हाथ अपने में लिया। पूर्व उपनगर जंगल ज्यादातर मेपल के पेड़ों का था। सर्दी में मेपल की पत्तियां आग जैसी लाल पूरे जंगल को रंगतीं। दोनों जंगल से गुजरते हुए काफी चित्रमय लग रहे थे। हालांकि जब वो कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचे, अरमान रायजादा को अचानक महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसकी तरफ भाग रहा। खतरा। उसने तुरंत अनया मल्होत्रा को धक्का दिया, पीछे हटा और फिर दाहिने हाथ से ब्लॉक किया। बैंक के साथ उसने हमलावर को रोक लिया। अगला सेकंड वो गुस्से में आ गया। कौन सा साला इतना हिम्मती की सड़क पर घात लगाकर हमला करे। हालांकि जब अरमान रायजादा ने सिर घुमाया, उसका गुस्सैल भाव अचानक उत्साह में बदल गया। कैप्टन किरण, मैंने तुम्हें दूर से देख लिया। एक पूरा दाढ़ी वाला आदमी, 30 की शुरुआत में लगता लेकिन मौसम से जर्जर चेहरा, अरमान रायजादा पर मुस्कुराया। आयबेक्स, ध तेरी, तुम जयपुर शहर में क्यों? क्या तुम अफगानिस्तान में नहीं थे? अरमान रायजादा यहाँ रुक गया। अरमान रायजादा को बूढ़े द्वारा मेघ शिखर चट्टान पर वापस बुलाए जाने के बाद उसके भाइयों ने अफगानिस्तान फिर जाने की खबर दी। हालांकि उस बार उन्हें गुरिल्ला घेराबंदी का सामना करना पड़ा और कहा गया कि भारी नुकसान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जीवन में अपने पुराने किराएदार भाइयों को देख पाएगा। मैं 3 साल से वापस हूँ। आयबेक्स बस मुस्कुराया। अफगानिस्तान के बारे में अरमान रायजादा के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो जगह उनके भाइयों के लिए हमेशा का दर्द थी। इस वक्त आयबेक्स ने अरमान रायजादा के पीछे देखा और अनया मल्होत्रा को देखा। वो अरमान रायजादा की छाती पर मुक्का मारकर बोला, कैप्टन किरण, तुमने फिर एक सुंदरता फंसा ली। अरमान रायजादा ने आयबेक्स पर आंखें घुमाईं, हताश होकर बोला, क्या फंसा ली? सुनने में कितना बुरा लगता। ये मेरी बीवी है, रजिस्टर्ड है, कानूनी। अनया मल्होत्रा पास आए, बहुत उचित रूप से अरमान रायजादा की बांह पकड़ी और पूछा, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, पुराना भाई। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया, ज्यादा नहीं कहा। वो दिन घमंड करने लायक नहीं थे, खून और गोलीबारी से भरे। कल मिले लोग कल मर जाते। जीना एक लग्जरी था, नर्क की कगार पर चलना, एक गलत कदम से अनंत खाई में गिरना। ऐसे दिन याद करने लायक नहीं। इस वक्त आयबेक्स ने हाथ हिलाया। एक 5 या 6 साल का लड़का दौड़कर आया, शिकायत करते हुए, पापा, तुमने कहा था मैं 1 घंटा खेल सकता हूँ। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। पता चला बच्चा पास के स्टॉल पर गुब्बारे मारने का खेल खेल रहा था। पापा द्वारा बुलाए जाने पर वो साफ नाखुश था। तुम्हें बस खेलना आता है। होमवर्क खत्म किया। लड़के को जवाब देने की हिम्मत देखकर आयबेक्स ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। फिर अरमान रायजादा और अनया मल्होत्रा की तरफ इशारा करते हुए बच्चे से बोला, कहो अंकल और आंटी। अध्याय 610। भले ही छोटा शरारती लड़का अपने पापा के दबंग रवैये से नाखुश था, वो फिर भी अरमान रायजादा और अनया मल्होत्रा को झुककर बोला, हेलो अंकल। हेलो आंटी। अरमान रायजादा ने छोटे शरारती लड़के को देखा जो आयबेक्स से कुछ मिलता था, खासकर उसकी आंखें बहुत जीवंत। वो झुका, छोटे शरारती लड़के के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराया, तुम्हें भी हेलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है, छोटे शरारती लड़के ने सिर ऊंचा करके कहा। आयबेक्स, शनक्सियोंग। इस पिता पुत्र के नाम काफी दिलचस्प थे। अनया मल्होत्रा ने मुस्कान दबाई और बोली, छोटे दोस्त, क्या आंटी को बता सकते हो तुम्हारा ये नाम क्यों है? छोटे शरारती लड़के ने अपने पापा पर नजर डाली, थोड़ा बोलने से डरा। आयबेक्स ने उसे घूरा और गुस्से से बोला, मुझे क्या देख रहे हो? आंटी ने पूछा, तो बोलो। अगर ठीक से नहीं बोला, घर जाकर पीटूंगा। तुमने कहा बोलो, मत कहना मैं तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा। छोटा शरारती लड़का पहले से बड़ा था, वयस्क की लहजे में बोलता। अरमान रायजादा हंस पड़ा। आयबेक्स का बेटा ठीक उसके जैसा था। छोटे शरारती लड़के ने अनया मल्होत्रा पर नजर डाली, इस आंटी को सुंदर पाया और फिर दिखावा किया, मेरे पापा का नाम आयबेक्स है क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा अगर घर में एक भीड़ हो तो जीवन ज्यादा बुरा नहीं होगा।
लेकिन घर में पहले से भीड़ है और हम मांस खा सकते हैं। बेशक एक हीरो उभरना चाहिए। तो मेरा नाम वीर। बड़ा होकर मैं हीरो बनना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, ये महत्वाकांक्षा है। अरमान रायजादा ने उम्मीद नहीं की कि 5 या 6 साल का छोटा शरारती लड़का इतने जोरदार शब्द कहेगा, तो वो बोला, अंकल के साथ आओ, आज रात मैं तुम्हें अच्छा खाने ले चलता हूँ। फ्रेंच खाना कैसा रहेगा? आयाबेक्स इतने समय से इतना खुश नहीं हुआ था और हंस पड़ा। फ्रेंच खाने में क्या खास? इतने छोटे सामान, जमींदार जितने कंजूस। बेहतर है डोंगडामुन पर बारबेक्यू जाएं और साथ में बियर का केस ऑर्डर करें, वो ज़्यादा मज़ेदार। अरमान रायजादा अपने लंबे समय से गुम भाई से मिलकर वीर भाव से भरा था और बोला, हाँ, अच्छा, तुम्हारी सुनता हूँ। उसने अनया मल्होत्रा पर नज़र डाली, पूछते हुए कि वो ठीक है कि नहीं। अनया मल्होत्रा मुस्कुराए, उसका हाथ जोर से दबाया, समर्थन दिखाते हुए। अरमान रायजादा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हालांकि छोटा शरारती लड़का वीर ने सिर हिलाया और बोला, पापा, हम अंकल के साथ खाने जा रहे हैं, माँ का क्या? आयाबेक्स ने अरमान रायजादा को थोड़ी हिचकिचाहट से देखा और अजीब से बोला, किसी और दिन। अरमान रायजादा मुस्कुराया और बोला, किसी और दिन क्यों? अपनी बीवी को कॉल करो और उसे भी साथ लाओ। अनया के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके लिए हम बड़े आदमियों के साथ अकेले खाना मज़ेदार नहीं। आयाबेक्स नहीं जानता था क्या कहे। उसने मुंह खोला लेकिन नहीं बोला। वीर ने, हालांकि ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं, और सीधे बीच में बोला, माँ नहीं आ सकती। क्या हुआ? अरमान रायजादा ने भौहें चढ़ाईं। अपने बेटे को फिर बोलने वाला देखकर आयाबेक्स ने उसे थपथपाया और हाथ हिलाया, बोला, कुछ नहीं, चलो खाने, हम उसे पैक करके कुछ ले जाएंगे। अरमान रायजादा ने हालांकि हिला नहीं। वो झुका और वीर की आंखों में घूरा, बोला, वीर, अंकल को बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मैं छोटे शरारती लड़के को अब एहसास हुआ कि कुछ गलत है और डरते हुए आयाबेक्स को देखा। अगर वो लापरवाही से बोला तो पापा घर जाकर जरूर पीटेंगे। अरमान रायजादा खड़ा हुआ और आयाबेक्स को घूरा, बोला, आयाबेक्स तुम बोलो, तुम्हारी बीवी को क्या हुआ? आयाबेक्स के चुप रहने पर अरमान रायजादा गुस्से से बोला, आयाबेक्स, क्या तुम अभी भी मुझे अपना भाई मानते हो? इतने सालों में मिले नहीं और पहली बात खाने की, क्या ऐसे भाई मानते हो? मुझे ऐसे मौसम दोस्त की जरूरत नहीं। बताओ तुम्हारे घर में आखिर क्या हुआ? आयाबेक्स ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अरमान रायजादा को देखा और कड़वी मुस्कान से बोला, हमारा परिवार पीढ़ियों से नर्मदा बॉर्डर में शिकारी रहा है। 25 साल की उम्र से पहले मैं भी शिकारी था, हालांकि बाद में किराएदार बना। जानते हो क्यों? क्यों? अरमान रायजादा ने पूछा। आयाबेक्स ने कड़वी मुस्कान से बोला, क्योंकि 5 साल पहले मेरी बीवी कार हादसे में पैरालाइज्ड हो गई। मुझे उसका इलाज करने पैसा कमाना था, तो मैंने खुद को वियतनाम में तस्करी कराया। बाद में अफगानिस्तान गया, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मिलता, $500 एक दिन, जितना मैं पहले 3 महीने में कमाता। अरमान रायजादा की भौहें चढ़ गईं। तो अब वापस हो तुम्हारी बीवी? आयाबेक्स के चेहरे पर दर्द दिखा और बोला, बहुत देर हो गई। डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो गई, इलाज नहीं हो सकता। कौन सा झोलाछाप डॉक्टर ने कहा? अरमान रायजादा ने तिरस्कार से बोला, इलाज नहीं हो सकता, मेरे सामने कोई ये नहीं कह सकता। चलो मुझे अपने घर ले चलो देखने। किरिन कैप्टन। आयाबेक्स जानता था कि अरमान रायजादा का फैसला बदलना मुश्किल, हालांकि वो सच में नहीं चाहता था कि अरमान रायजादा उसके मामलों में फंसे। भले ही अरमान रायजादा टीम में सबसे छोटा था, वो बहुत वफादार, सक्षम और रणनीतिक था, तो कम उम्र के बावजूद वो टीम का कैप्टन था। एक बार अरमान रायजादा को पता चलता कि उसके भाई मुश्किल में हैं, वो जरूर नज़रअंदाज नहीं करेगा। हालांकि उसकी बीवी की बीमारी न सिर्फ बहुत पैसा खाती बल्कि इलाज की गारंटी नहीं। अरमान रायजादा उम्र में छोटा था और जरूर ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। सुना था उसके पास एक गुरु है जो पैसा पानी की तरह बहाता। पहले मिशनों के बाद खुद के अलावा सिर्फ अरमान रायजादा कभी मौज मस्ती नहीं करता। उसे अपनी बीवी का इलाज करने पैसा कमाना था। अरमान रायजादा युवा होने पर मौज मस्ती न करके या तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में समस्या या गरीब। तो आयाबेक्स हमेशा सोचता था कि अरमान रायजादा खुद की तरह जान जोखिम में डालकर पैसा कमाने के लिए किराएदार बना। आयाबेक्स के उलझे भाव देखकर अरमान रायजादा तुरंत समझ गया कि वो क्या सोच रहा और मुस्कुराकर बोला, आयाबेक्स, क्या तुमने लंबे समय से टीवी नहीं देखा? आयाबेक्स ने कड़वी मुस्कान से बोला, टीवी देखने का समय कहाँ? इन दिनों नया साल आ रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कम काम। मैं बाहर आया देखने की कोई सामान उठाने या बैग ले जाने में मदद चाहता है कि नहीं। तुम जानते हो, मारने के अलावा मेरे पास सिर्फ ताकत है। कोई आश्चर्य नहीं। अरमान रायजादा बेबस मुस्कुराया, फिर फ़ोन निकाला और अरमान रायजादा का नाम सर्च किया। जल्द ही एंट्री पर ढेर सारी जानकारी आई। सब अरमान रायजादा द्वारा बनाए चिकित्सा चमत्कार थे। खुद देखो। अरमान रायजादा ने फ़ोन आयाबेक्स को दिया।
आयाबेक्स बेहद कंफ्यूज था। फ़ोन दिखाने का क्या फ़ायदा? उसके पास सिर्फ प्राइमरी स्कूल की डिग्री थी और कुछ गहरा नहीं समझता। हालांकि चून की कैप्टन ने कहा देखो तो वो देखेगा। अरमान रायजादा पुणे शहर के छठे जन अस्पताल के पूर्व उपडीन, वर्तमान दक्षिण विदर्भ मिलिट्री कमांड के पहले जन अस्पताल के उपडीन, भारतीय आयुर्वेद विभाग के निदेशक, ऑन्कोलॉजी में शीर्ष घरेलू विशेषज्ञ, खासकर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में कुशल। वो घरेलू शीर्ष भारतीय आयुर्वेद स्वास्थ्य संरक्षण महागुरु है, शीर्ष प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ और शीर्ष भारतीय आयुर्वेद फार्मेसी महागुरु। अनगिनत टाइटल्स के अलावा नीचे अरमान रायजादा के कई चिकित्सा केस थे। ये आयाबेक्स तुरंत स्तब्ध हो गया। तब उसे अरमान रायजादा का मतलब समझ आया और देर से बोला, कैप्टन क्या तुम वैद्य चमत्कार हो?